अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से आप गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के नोट्स बना सकते हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हमने गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो पेज नंबर 1 है उसकी डिस्कशन कर ली थी कि उसमें मेन आपने नोट्स पे क्या फोकस करना है कि सबसे पहले आपको जो गोल ऑफ फिजियोलॉजी इसके फर्स्ट पैराग्राफ में है, जिस उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपके पास ऐड कर सकते हो। अच्छा, सेल एज अ लिविंग यूनिट, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी, ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो मेन फोकस था वो आपके पास ईसीएफ के ऊपर था। ईसीएफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि ईसीएफ का फ्लूइड बॉडी में कितना है, देन आईसीएफ कितना है, ईसीएफ किसे कहते हैं, आईसीएफ किसे कहते हैं, इन दोनों की डेफिनेशंस। अच्छा, उसके अलावा इसमें डिस्कस हुआ था कि ईसीएफ के अंदर हमारे पास आयंस होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं जो कांस्टेंट एक मूवमेंट के अंदर जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ईसीएफ को जो है वो आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंट के तौर पर भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी बीयूसीक्यूज में आपको पता होना चाहिए। तो एज अ फर्स्ट जो पेज है इसका, वहाँ तक आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गोल ऑफ फिजियोलॉजी आप लिख लो अपने नोट्स में, ह्यूमन फिजियोलॉजी की टर्म लिख लो, ईसीएफ आईसीएफ की जो टर्म्स हैं उन्हें एज अ डेफिनेशन अपनी बुक अपने पास नोट्स में राइट डाउन कर लो, और बॉडी में कितना फ्लूइड कितने परसेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसमें से ईसीएफ कितने परसेंट होता है एंड आईसीएफ कितने परसेंट होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ईसीएफ को हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट के तौर पर कहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर ये कांस्टेंट आपके पास एक मूवमेंट में रहता है, तो फर्स्ट पेज पे से अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए। ओके, अच्छा बेटा, अब इस पेज के अंदर हमारे पास जो है आपको किस पे फोकस करना है, बेसिकली आपके पास ये टर्म डिफरेंस बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ पे है। सो ईसीएफ एंड आईसीएफ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ईसीएफ के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंटरसेलुलर है उसके अंदर हमारे पास जो आयन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन है, तो ये अपने नोट्स में आपने डिस्कस करना है लाजमी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास नीचे आ जाते हो तो इसी पेज पे जो सेकंड पेज है चैप्टर नंबर 2 का, उसमें लिखा हुआ है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ऑफ मेजर फंक्शनल सिस्टम। अच्छा, अपनी बुक्स भी आप अपने सामने रख लो और जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं उनको मार्क कर दे जाओ। इसमें होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है ये आपको एग्जैक्ट आनी चाहिए, ठीक है, कि टर्म होम्योस्टेसिस है क्या। बेसिकली जितनी भी हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहता है, ये आपके पास होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। उसके बाद जो आपको ये बताया गया कि एसेंशियली आपके ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज ऑफ द बॉडीज होते हैं, फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर लंग्स का फंक्शंस बताया गया है, किडनी का फंक्शन बताया गया है, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें आपने नोट्स में जो है ऐड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इस पैराग्राफ में जस्ट आपके पास क्या था, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन जो आपने अपने नोट्स में लिखनी है। नीचे अगर हमारे पास आप आ जाते हो, सेकंड जो आपके पास जो है हेडिंग, उसमें है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग जो उसका सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि बेसिकली ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। अच्छा, इसके अंदर भी ना हमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है कि ईसीएफ जो होता है वो तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी को 2 स्टेजेस में डिफ्रेंशिएट करता है या डिवाइड करता है। एक है कि मतलब पहली जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि ब्लड की मूवमेंट थ्रू आउट द बॉडी और इन द ब्लड वेसल्स, और सेकंड मूवमेंट में क्या होता है कि ब्लड कैपरीज और इंटरसेलुलर स्पेसेस के दरमियान। तो इसको जस्ट रीड करना है। फिर आपके पास फिगर 1.1 है, इसमें से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके पास एग्जाम में आए, जैसे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, कि वही ओवरऑल सर्कुलेशन दिखाई गई, इंटायर जो सर्किट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्ट में, और फिर जब वो एक्सरसाइज करता है एक्सट्रीमली एक्टिव होता है तो वो 6 टाइम ज़्यादा उसका फ्लो बढ़ जाता है। वो जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आगे चल के आप लोकल ब्लड फ्लो वगैरह के कंट्रोल में भी पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद आपको जैसे ही ब्लड कैपरीज में पास होता है, फिर ईसीएफ के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है, और फिर उसके साथ उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ भी इसका एक्सचेंजिंग होता है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट ना आपने जब रीड करना है, इसे नोट्स में आपने राउट डाउन नहीं करना, ठीक है। कि वही बात है ना कि यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, मतलब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको क्या कह रहा है कि जो ब्लड है वो ब्लड कैपरी से पास होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कंटिन्यू एक्सचेंज होता है ईसीएफ के साथ और ब्लड प्लाज्मा के साथ, ठीक है, और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उसमें के साथ। सो ये एक प्रोसेस आपको शो किया गया है 1.2 फिगर के अंदर। ये तमाम डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की, मतलब इसमें क्या क्या कह रहा है और कितनी डिटेल्स है, वो तमाम चीज़ें यूट्यूब के मेरे सारे लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, इनकी लिंक नीचे हैं। जस्ट मैं अभी ये बता रही हूँ कि आप बुक में आपसे आपने कौन सी चीज़ें नोट्स में राइट डाउन करनी है। सो इसमें आपने ऐसे ये तमाम चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है, कि कैपरीज जो होती हैं वो परमिएबल होती हैं, ठीक है, इसमें से स्मॉल पार्टिकल जा सकते हैं, लार्ज प्रोटीन्स वगैरह नहीं मूव कर सकते, प्लाज्मा प्रोटीन वो डिफ्यूज बैक आ जाते हैं ब्लड में, तो ये तमाम चीज़ें नहीं लिखनी,
ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इन्होंने कम्बिनेशन दिया गया है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है आपने, इससे अपने नोट्स में राइट डाउन आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आगे जो है आपके पास न्यूट्रिशन, इस नेक्स्ट पेज पे आपको ओरिजिन बताया गया है न्यूट्रिशंस का, ठीक है। किसके अंदर ये ओरिजिन बताया गया है बेसिकली आपको कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर किस तरीके से हमारे पास ओरिजिन हो रहा है न्यूट्रिशन का, तो हर एक सिस्टम के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, जीआईटी, लिवर, ऑर्गन्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो ये तमाम चीज़ें ना जस्ट आपको ये सिंपल सा जो आप एक अभी तक जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिहाज से आपको जो सिंपल से इसके फंक्शंस होते हैं ना वो आपको बताया गया है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, उसके आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको नोट्स में नहीं लिखनी। जीआईटी ट्रैक में भी जितनी भी हमारे पास जो डाइजेशन हो रही हैं, देन न्यूट्रिशन जो है वहाँ से फिर ट्रांसमिट होता है ब्लड के थ्रू, आपकी बॉडी में रिवॉल्व करता है और फिर आपकी बॉडी को डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिहाज से टिश्यूज़ को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपनी बुक में नहीं लिखनी, अपने नोट्स में नहीं लिखनी। लाइक रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग से रिमूव होता है, किडनी कैसे काम करती है, जीआईटी ट्रैक, लिवर, तो ये तमाम चीज़ें ना आपने अपने नोट्स में ऐड नहीं करनी, ठीक है। इनको जस्ट रीड करना है। हाँ, ये कर सकते हो कि होम्योस्टेसिस जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीक्वेंस क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पूछा जाता है कि किस तरीके से बॉडी जो है आपके पास होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म करती है, ठीक है। मतलब होम्योस्टेसिस कैसे आपकी बॉडी का मेंटेन रहता है, उसमें हर एक ऑर्गन कैसे काम कर सकता है, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज आपने ये अपने नोट्स में नहीं लिखना है, इसको जस्ट रीड। ओके बेटा, अभी तक हमने इसमें से क्या डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस में आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है और बाकी जितने भी आपके पास फंक्शन है ना ऑर्गन्स के, उनकी रेगुलेशंस आपके पास नहीं आती, ठीक है। मतलब ऐसे आपसे कोई अलग से पूछेगा नहीं, लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में सीक्वेंस क्वेश्चंस होते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है कि आपके पास होम्योस्टेसिस को कैसे डिफरेंट ऑर्गन रेगुलेट करते हैं। तो उसमें आपने हर एक ऑर्गन के फंक्शन लिखने होते हैं जो सिंपल यहाँ पे लिखे गए हैं कि लंग्स किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाता है, जीआईटी ट्रैक जो होती है वो आपके पास बेसिकली जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, वहाँ से फिर जितने भी डिजॉल्व न्यूट्रिशंस होते हैं उनको प्लाज्मा में डिजॉल्व करवाता है एंड देन ट्रांसमिट करवाता है। तो ये तमाम चीज़ें सेम। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाला जो फंक्शन है आपके पास कि मस्कुलर सिस्टम कैसे आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपकी बॉडी से रिमूव हो रही होती है, देन किडनीज, फिर जीआईटी ट्रैक एंड लिवर वाले फंक्शन। तो ये उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लोगों को नोट्स में ऐड नहीं करना। उसके बाद रेगुलेशन है बॉडी फंक्शन की नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। तो इसमें भी जस्ट आपको इन्फॉर्म किया गया है कि आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम कैसे कंपोज होता है। तो 3 मेजर उसके पार्ट होते हैं, सेंसरी इनपुट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड फिर आपके पास मोटर होता है, एंड देन फिर आपके पास ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको जस्ट आपने रीड करना है, इसे नोट्स में ऐड नहीं करना। सेम एज इट इज़ हार्मोन सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम का आपको बस ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली हार्मोन्स आगे चल के पूरा एंडोक्राइन मॉड्यूल आपका डिस्कस होगा फिजियो में, तो उसमें आपको हर एक हार्मोन के डिफरेंट फंक्शन खुद ही आ जाएंगे। तो इसमें जस्ट आप फिर भी देख लेना कि थायराइड हार्मोन क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है। देन उसके बाद एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन है, सोडियम और पोटेशियम एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा होता है। पैराथायराइड हार्मोन है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग देख लेना है इसमें से, लेकिन ये नोट डाउन नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें से जस्ट आप होम्योस्टेसिस को अपनी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, और एक एक फंक्शन आप एक एक ऑर्गन का एक जस्ट फंक्शन अपने नोट्स में डाल सकते हो अगर आपके सीक्वेंस क्वेश्चन आते हैं तब, अदरवाइज नहीं। और हार्मोन सिस्टम में जो यहाँ पे जितने हार्मोन्स के नाम लिखे गए उनका एक एक फंक्शन, जस्ट इससे ज़्यादा आप अपने नोट्स में ऐड नहीं करोगे, ठीक है। सो इन 2 पेजेस में आपने जस्ट यही चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और जिसमें से आएगा भी, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जिसमें से कोई ऐसा MCQs नहीं होता है कि जो आए। अच्छा, ये जो डिस्कशन करी ना इनकी पूरी डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब के चैनल पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना सबकी मैंने लिंक्स डालनी है। तो आपने जो टॉपिक देखना है इस चैप्टर का आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, तो इजीली वहाँ से आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा तो वो चाहे सारी पॉइंट वहीं पे समझ आ जाएंगे। अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि नोट्स जो आप बनाते हो ना तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आपने ऐड करने होते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट्स इसमें से बार बार पूछ रहे हैं कि मैम हम नोट्स कौन कौन से ऐड करें। तो मैं जस्ट अभी आपको नोट से रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करने होते हैं, ठीक है।
अच्छा बेटा, तो यहाँ तक इस चैप्टर को जो है अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपने अपने नोट्स में ऐड करने हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। टेट अल्लाह हाफिज़।